measurement मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन को हम असेसमेंट इन टीचिंग भी कहते हैं। ये हमारा एक जो और कोर सब्जेक्ट है एजुकेशन के जो पेपर होता है उसके पर्सपेक्टिव से इसमें से भी कुछ पोर्शन होता है क्वेश्चंस का। तो मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन को आज से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 3 से 4 दिन के अंदर हमारा ये वाला जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन से। इफ यू आर अ टीचर तो आपको एक्सपीरियंस होगा अपने स्कूल का, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जहां पर आप लोग सर्व कर रहे हैं। वहां पर जब हम बच्चों से पेपर लेते हैं, बच्चों से इम्तिहान लेते हैं, तो सम टाइम हम उसको कह देते हैं कि हम बच्चों की अवेल्युएशन कर रहे हैं। सम टाइम हम उसको कह देते हैं कि हम बच्चों की असेसमेंट कर रहे हैं। सम टाइम हम ये कह देते हैं कि हम बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको मैयर कर रहे हैं। वहां पर हम इन तीनों टर्म्स को, जो 3 टर्म्स यहाँ पर आपके सामने आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, हम इनको कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट एज अ सिनोनिम यूज करते हैं। मेजरमेंट असेसमेंट और एवेल्युएशन को हम एक ही मानी में, एक ही पैराए में इसको मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करने के आदी होते हैं। लेकिन मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, इन तीनों टर्म्स के दरमियान एक स्लाइट डिफरेंस है। सबसे पहले आज हमने इस फर्क को ढूंढने की कोशिश करनी है कि जो एवेल्युएशन है, असेसमेंट है एंड मेजरमेंट है, इन तीनों में बुनियादी फर्क क्या है। हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट कैसे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे हैं। नो डाउट अगर हम असेसमेंट इन टीचिंग पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों का आपस में भी कोई ना कोई रिश्तेदारी होगी, इन तीनों टर्म्स का आपस में भी कोई ना कोई ताल्लुक होगा। वो ताल्लुक भी हमने पढ़ना है और हमने ये पढ़ना है कि इनकी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन तीनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं, सेपरेट करती हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे जो ब्रॉडर टर्म है दैट इज एवेल्युएशन, जो सबसे अम्ब्रेला टर्म है, सबसे बड़ी टर्म है, वो एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन के बाद असेसमेंट आती है सेकंड नंबर पे, और जो थर्ड नंबर पे आती है दैट इज मेजरमेंट। तो सबसे ऊपर एवेल्युएशन है हायरार्की में, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो प्लेस बनती है वो असेसमेंट की बनती है, एंड मेजरमेंट ऑन थर्ड पोजीशन ऑन द लोएस्ट लेवल। तो ये एक हायरार्की आपने याद रखनी है। वैल्यूएशन फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे असेसमेंट, थर्ड पे मेजरमेंट है, ये आपने याद रखना है। तो आइए देख लेते हैं कि इन तीनों से क्या मुराद है, एवेल्युएशन क्या है, असेसमेंट क्या है और मेजरमेंट क्या है। तो इस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम लोग बतौर टीचर बच्चों से इम्तिहानात लेते भी हैं, लेते भी रहे हैं, और बतौर स्टूडेंट हमने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर इम्तिहानात दिए भी हुए हैं, एग्जाम दिए भी हुए हैं, एग्जामिनेशन प्रोसेस से हम गो थ्रू हैं। यानी कि चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, हमें एग्जामिनेशन प्रोसेस की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास मौजूद है। अगर हम उसी अंडरस्टैंडिंग को देखें, जो आज से तो 15-20 साल हो गए है, हमारा एक्सपीरियंस है पेपर देने का, इम्तिहानात देने का, उसी अंडरस्टैंडिंग को देखें तो उस अंडरस्टैंडिंग में हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को सबक पढ़ाता है, कुछ चीजें समझाता है, उनकी लर्निंग करवाता है, उनको लेक्चर्स देता है किसी चीज के बारे में, उनको चीजें वो समझा रहा होता है। सबसे पहला जो मरहला होता है वो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होता है कि एक टीचर किसी भी टॉपिक को बच्चों को समझा रहा होता है, इसको कह देते हैं लर्निंग प्रोसेस। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस,
कि जब वो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो हफ्ते बाद होता है, वो महीने बाद होता है, वो 6 महीने बाद होता है, या वो साल बाद होता है, तो जब वो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, टीचर इस बात को एश्योर करने के लिए कि क्या जो चीजें मैंने बच्चों को पढ़ाई हैं वो बच्चों ने वैसे सीख ली है जैसे मैं चाहता था, जो हमारे लर्निंग गोल्स थे, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे, क्या हमने वो लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लिए हैं या नहीं किए। इस चीज को अश्योर करने के लिए टीचर क्या करता है, बच्चों की असेसमेंट करता है। तो टीचर क्या करता है, टीचर सबसे पहले क्या करता था, टीचर पेपर बनाता था, टेस्ट बनाता था। अब वो टेस्ट कैसे बनाता था, टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ वो सवालात देता था। अब वो सवालात क्या होते थे, सवाल जो क्वेश्चन पेपर होता था, क्वेश्चन पेपर हमें दे दिया जाता था, बच्चों को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था और बच्चों को कहा जाता था इन सवालात के जवाबात आप अपनी जहनों के मुताबिक, अपनी इंटेलिजेंस या अपनी लर्निंग के मुताबिक इन सवालों के जवाब दें। ये लाजमी नहीं होता था कि हर बच्चे ने सारे सवालों के जवाब तमाम के तमाम बच्चों ने एक से ही देने हैं। हर बच्चे ने अपनी अपनी लर्निंग के हिसाब से उन सवालों के जवाब देने होते थे। ये फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप में टीचर ने क्या किया, टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट बनाया, टेस्ट बना के बच्चों से उनकी लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। बच्चों ने इंफॉर्मेशन में, यहाँ पर इंफॉर्मेशन किसको कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन से मुराद हम ये ले रहे हैं कि जो चीजें बच्चों ने लर्न की हुई हैं उनको टेस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करना, उनको टेस्ट के अंदर जवाबात की सूरत में लिखना। हर डेफिनेटली हर बच्चे ने अपनी लर्निंग के हिसाब से सवालात के जवाबात देने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो जो टेस्ट के अंदर सवालात पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चनिंग होती है, उन क्वेश्चनिंग की वो आंसरिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन लर्निंग वो उनको रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जब बच्चे उन को वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं तो टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है। टीचर क्या कर लेता है, टेस्ट कलेक्ट कर लिया। तो यहां तक अभी क्या हुआ, टीचर ने सवालात पूछे, बच्चों ने अपनी लर्निंग के हिसाब से अपने जहन को खोल के पेपर के अंदर बंद कर दिया। अपने उनके अंदर जो मालूमात थी, उनके पास जो उस चीज के बारे में उन्होंने जो चीजें सीखी हुई थी उस टॉपिक के बारे में, वो उन्होंने पेपर के ऊपर लिखकर टीचर को दे दी। अब यहां तक एक मरहला है कि बच्चों ने टेस्ट वापस कर दिए जवाबात दे के। उसके बाद जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, टीचर उन जो इम्तिहानात या वो जो पर्चा जात होते हैं, वो जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को क्या करता है, चेक करता है। चेक करके टीचर को पता चल जाता है जी हाँ भाई ये इसकी इतनी लर्निंग है, इसकी इतनी लर्निंग है, इसकी इतनी लर्निंग है, इसकी इतनी लर्निंग है। तो टीचर को तो पता है इस बच्चे की इतनी लर्निंग है, ये बच्चा इतने पानी में है, लेकिन आम लोगों को नहीं पता चलता कि इसकी लर्निंग कितनी है। ये आम लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो उस टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो सिर्फ टीचर ने अपने तक तो नहीं रखने होते, बल्कि उस टेस्ट के रिजल्ट उसने पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करने हैं, उसने जो गवर्नमेंट है, स्टेट की एजेंसीज हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेट करने हैं, उसने अपने हायर अप्स के साथ भी उन टेस्ट को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो जब वो बच्चा उन टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको करता है, कम्युनिकेट करता, सॉरी, जो टीचर होता है, टीचर ने उस टेस्ट को कम्युनिकेट करना होता है, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना होता है। तो फिर वो क्या करता है, वो एक ऐसी जुबान में उसकी लर्निंग को रेट करता है जो जुबान तमाम के तमाम एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स की समझ में आती है। तो वो जुबान क्या है, तो टीचर को पता चल जाता है जी इस बच्चे की इतनी को लर्निंग है, तो फिर उसको वो नंबर लगा देता है या उसके ऊपर गुड बेटर बेस्ट लिख देता है। तो ये गुड बेटर बेस्ट अब हर बंदे को पता है। एक अनपढ़ बंदे को भी बता देना कि इसकी टेस्ट में कितने नंबर हैं जी, उसको बता दें जी 100 में से 80 नंबर है, वो कहता है बड़े अच्छे नंबर है। तो अगर एक दूसरी एजेंसी को बताएं या स्टेट को बताएं या हेडमास्टर को बताएं या किसी को भी बताएं, पेरेंट्स को बताएं, तो वो
ऐसी लैंग्वेज में टीचर उनकी इंटरप्रिटेशन करता है उसकी लर्निंग की, जो बाकी लोगों को, जो बाकी एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको वो समझ में आ जाती है, उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल होती है। यानी कि पहले मरहले पे क्या हुआ, टीचर ने टेस्ट दिया और बच्चों ने अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग उस टेस्ट को सॉल्व किया। दूसरे मरहले पे क्या हुआ, टीचर ने टेस्ट चेक किया। तीसरे मरहले पे क्या होगा, तीसरे मरहले पे ये होगा कि आफ्टर चेकिंग द टेस्ट, जो रिजल्ट्स बच्चों के आए, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे बच्चों के बारे में डिसीजन मेकिंग की जाएगी। यानी कि इनको अगली क्लास में प्रमोट करना है या नहीं करना, इनको किस ग्रुप में रखना है, इनको कितनी लर्निंग की जरूरत है, क्या इन्होंने सही सीखा या नहीं सीखा, इनके मुख्तलिफ चीजों के बारे में डिसाइड किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा उन बच्चों का जो टेस्ट रिजल्ट है उसको देखते हुए। अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम समझते भी हैं, हम इसमें से बहुत दफा गुजरे भी हुए हैं, इसी प्रोसेस को हम अगर ब्रेक डाउन करें तो वो क्या कहलाता है। इस प्रोसेस के हमने 3 हिस्से पढ़े, तो इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा असेसमेंट कहलाता है, दूसरा हिस्सा मेजरमेंट कहलाता है, और तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है, एवेल्युएशन कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों हिस्सों की हम मजीद डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा जो हमने पढ़ा था, कि जो सबसे पहला हिस्सा है, पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं, पहले हिस्से को हम ये कह रहे हैं जी असेसमेंट कह रहे हैं। असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में सिंपल आपने 2 बातें याद रखनी है। असेसमेंट को याद करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, सिंपल 2 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, वो 2 पॉइंट्स ये हैं कि जो वेरी फर्स्ट है, बच्चों, असेसमेंट एक ऐसा मरहला है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों की लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है। बच्चों की जो लर्निंग है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशंस हम इकट्ठी करते हैं। वो इंफॉर्मेशंस कैसे इकट्ठी की गई, वो टेस्ट की सूरत में इंफॉर्मेशन, बच्चों को टेस्ट में डिफरेंट सवाल दिए गए, वो डिफरेंट टेस्ट के जरिए बच्चों की लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की गई। पहले मरहले में हमने यही किया था ना, कि इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया था। तो पहले मरहले में हम क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये असेसमेंट कहलाता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है असेसमेंट के लिए। अभी तक सिर्फ हमने बच्चों की जो लर्निंग है, ये जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, ये कारकर्दगी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। तो आफ्टर कलेक्शन जो सेकंड पॉइंट आता है, वो हम उसको क्या कहते हैं, हम उन इंफॉर्मेशंस को या उन इंफॉर्मेशंस की मदद से जो बच्चे की लर्निंग का हम जायजा लेते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको हम इंटरप्रिटेशन 2 तरह से करते हैं। तो पहला मरहला असेसमेंट, हमने भी पहली टर्म पढ़ी है। असेसमेंट में आपने 2 पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, कि बच्चे के लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को या उस लर्निंग को इंटरप्रेट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्शन और लर्निंग की इंटरप्रिटेशन, ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जाती है और लर्निंग को इंटरप्रेट किया जाता है। अब इसको कहते हैं असेसमेंट। कोई आपसे पूछे कि असेसमेंट क्या होता है, तो असेसमेंट में आपने सिंपली उसको सादा जुबान में, सादा भाषा में ये बताना है कि बच्चे की जो लर्निंग होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, ये असेसमेंट कहलाता है। तो ये असेसमेंट है जी। तो असेसमेंट देख लेते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट अजम्पशंस यहाँ पर लिखी हुई है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा टू अंडरस्टैंडिंग स्टेट और कंडीशन ऑफ थिंग और इशू बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। कि हमने क्या करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा हो रहा है जी। किसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड अ टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट टू। कि हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन किस जरिए से कर रहे हैं, असेसमेंट तो हम कर रहे हैं, डाटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। हम इंटरव्यू ले सकते हैं, हम टेस्ट ले सकते हैं। तो टेस्ट क्या है, टेस्ट बेसिकली एक टूल है, एक टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम स्टूडेंट से उसकी लर्निंग के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। तो टेस्ट इज सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट।
Through this, evidence of students' achievement can be obtained and evaluated. Also, it collect information with respect to objective or goal. कि जो हमने सिखाया होता है हम उसी के बारे में सीख रहे हैं, हम उसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, किसी और चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते. इट शुड बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. कि जो असेसमेंट होती है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है. अब ये क्वालिटेटिव कैसे हो सकती है, क्वांटिटेटिव कैसे हो सकती है? तो अगर हमने स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को पहले मरहले में क्या कर लिया, पहले मरहले में हमने स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया. दूसरे मरहले में हमने बताया था, दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि हम उस जो कलेक्शन है उसको क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उस डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे. तो अब वो इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं. यानी कि अगर हम इंटरप्रिटेशन यानी कि बच्चे ने जो सवाल का जवाब दिया उस पे हम लिख देते हैं गुड, यानी कि एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स. अगर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, बच्चे के सवाल के ऊपर लिख देते हैं गुड, हम बच्चे के सवाल के ऊपर लिख देते हैं एक्सीलेंट, हम लिख देते हैं वेरी गुड. तो इट्स मीन कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं, जो सेकंड स्टेप है असेसमेंट का, वो हम क्वालिटेटिव फॉर्म में कर रहे हैं. तो अगर हम उसके ऊपर नंबर लगा देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमने इंटरप्रिटेशन किस में की, हमने इंटरप्रिटेशन की क्वांटिटेटिव फॉर्म में. तो अगर बच्चों की जो लर्निंग है या बच्चों की लर्निंग के बारे में हमने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, उस डाटा की जो हम जो डिस्क्रिप्शन है या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स करते हैं. यानी कि जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो नंबर की सूरत में चेकिंग जब करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको मेजरमेंट कहेंगे. तो इस हिसाब से जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असेसमेंट. के मेजरमेंट भी किसका हिस्सा है, असेसमेंट का एक हिस्सा है. और जब हम डाटा इंटरप्रेट यानी कि डाटा इंटरप्रेट हम असेसमेंट के अंदर ही करते हैं ना, असेसमेंट में मैंने बताया कि हम दो चीजें कर रहे हैं, एक डाटा कलेक्शन और दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन. तो डाटा इंटरप्रिटेशन अगर हम नंबर्स की सूरत में करेंगे, न्यूमेरिक्स की सूरत में करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे. तो मेजरमेंट देख लेते हैं जी. मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग. कि जब हम स्टूडेंट की लर्निंग को नंबर्स की सूरत में बयान करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसने 70% नंबर लिए, इसने 10 में से 6 नंबर लिए या 7 नंबर लिए, तो ये क्या कहलाएगी, ये मेजरमेंट कहलाएगी. जब हम क्वांटिफाई करते हैं, नंबर्स देते हैं बच्चे की लर्निंग को, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट. मेजरमेंट का ताल्लुक नंबर्स के साथ है, ये आपने याद रखना है. It is simply referred as the process assigning numbers or symbols to objects for characterizing things according to set of rules. It is used to categorize and or quantify variables. Variables यहाँ पर क्या है, variables से मुराद बच्चे की डाटा ही है, बच्चे का जो लर्निंग हुई है, जो उसने टेस्ट दिया है, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है थ्रू टेस्ट, उसको. It helps to quantify individuals' achievement, personality, attitudes, habits and skills. के बच्चे की skills क्या है, हम उसको नंबर दे रहे हैं, उसकी habits क्या है, उसको नंबर दे रहे हैं, उसकी attitudes, उसकी personality, उसकी जो academic achievements हैं, हम उनको भी नंबर दे सकते हैं. It involves quantification of observable phenomena and it is performed on the physical world by observer. Here information collected about the characteristics and attributes of things can be determined and differentiated. तो ये हमने पढ़ा था, जो मैंने एग्जांपल दी थी, जो हमने पहले एज एन एग्जांपल एक प्रोसेस समझा था, उसका ये दूसरा स्टेप था. तो असेसमेंट भी होगी, एवेल्युएशन मेजरमेंट भी होगी. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि असेसमेंट क्या है, बच्चों की लर्निंग के बारे में डाटा कलेक्ट करना, और मेजरमेंट क्या है, उस डाटा को जब हम नंबर्स की सूरत में इंटरप्रेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है. अब एवेल्युएशन की तरफ चलते हैं. एवेल्युएशन क्या है, एवेल्युएशन से मुराद ये है कि हमने बच्चे की लर्निंग के बारे में डाटा कलेक्ट भी कर लिया, उसको इंटरप्रेट भी कर लिया. इंटरप्रिटेशन चाहे वो नंबर्स की सूरत में हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो नॉन मेजरमेंट हो या नॉन क्वांटिटेटिव हो, जिसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं, तो वो मेजरमेंट किसी भी सूरत में हो सकती है. तो उस मेजरमेंट की बुनियाद पे, उस जो असेसमेंट है, उस असेसमेंट की बुनियाद पे बच्चे के जो रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे जब हम बच्चे की लर्निंग की वैल्यू जजमेंट करते हैं, जब हम बच्चे के बारे में डिसीजन मेकिंग लेते हैं,
डिसीजंस लेते हैं कि इसको अगली क्लास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या इसने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है या इसको दोबारा ये कोर्स पढ़ाना चाहिए। जब हम बच्चे के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो एवेल्युएशन होता है। आप देखिए असेसमेंट में हम डिसीजन नहीं ले रहे, असेसमेंट में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, बच्चे की जो लर्निंग है उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेजरमेंट में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और एवेल्युएशन में हम बच्चे के बारे में डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे के साथ अब करना क्या है, ये इसका रिजल्ट है। तो जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो क्या होता है जी, एवेल्युएशन। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जहां भी आपके पास कंपैटिटिव एग्जाम में एक स्टेटमेंट हो और उसमें डिसीजन मेकिंग या वैल्यू जजमेंट का जिक्र हो, तो उसका मतलब होगा वो क्या होगा, एवेल्युएशन की बात कर रहा है। एवेल्युएशन की जहां पे भी बात होगी, दो कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, वैल्यू जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो वैल्यू जजमेंट और डिसीजन मेकिंग जहां पर भी आएगा, इट्स मीन कि वो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन को देख लेते हैं जी। इट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, क्लासिफाइंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग इंडिकेटर्स एंड कंपेयरिंग डाटा विद ऑब्जेक्टिव्स के। इसमें क्या होता है जी, हम पहले टेस्ट बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, फिर वो टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम वो वापस कलेक्ट करते हैं, उसको हम फिर इंटरप्रेट करते हैं, नंबर्स लगाते हैं, उसके ऊपर चेक करते हैं। तो उसकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं। इट इज कंसर्न विद मेकिंग जजमेंट्स ऑन द वर्थ और वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस टू आंसर क्वेश्चन, कि जो बच्चों की लर्निंग है उसकी वैल्यू जजमेंट क्या है। इट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि किस हद तक उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिटरमिनिंग द आउटकम्स ऑफ लर्निंग। बेसिकली जो एवेल्युएशन होती है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, इसके अंदर क्वालिटेटिव भी आ जाती है और क्वांटिटेटिव भी आ जाती है। तो इसको यहाँ पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्यों कहा गया है, फिर अकेला क्वालिटेटिव क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग और वैल्यू जजमेंट लेते हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटेटिव इन नेचर, इस वजह से इसको यहाँ पर क्वालिटेटिव कहा गया है जी। इन तीन टर्म्स, होपफुली आपको ये तीन टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हमारे पास क्या है जी, आगे हमारे पास आ गया टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। ये बहुत टेक्निकल सी और समझने वाली चीजें हैं और हैं भी बड़ी सिंपल। तो यहाँ पर जो लोग कंफ्यूज अक्सर होते हैं, वो जो दरमियान वाली आपको जो दो किस्में नजर आ रही हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट को मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ लिखा गया है। किस हवाले से, हेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ हैं, यही है, प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, समेटिव है। तो बाज किताबों में इसको लिखा जाता है टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, और बाज किताबों में इसको लिखा जाता है टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। इनको हम फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट भी कहते हैं और इनको हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी कहते हैं। तो इसको हम टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट में, जो सबसे पहली इसको याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन भी कहते हैं और टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास है वो प्लेसमेंट असेसमेंट है, फिर जो सेकंड है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और थर्ड जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, एंड फोर्थ वन इज समेटिव असेसमेंट। और इनका सीक्वेंस भी यही है, पहले नंबर पे प्लेसमेंट आती है, दूसरे नंबर पे फॉर्मेटिव आती है, तीसरे नंबर पे डायग्नोस्टिक आती है, और चौथे नंबर पे समेटिव असेसमेंट आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट से। प्लेसमेंट असेसमेंट किसको कहते हैं, कहते हैं कि जो अल्फाज होते हैं वो अल्फाज खुद अपने मानी बता रहे होते हैं, वो अल्फाज बोलते हैं। तो प्लेसमेंट हमें क्या बता रही है, प्लेसमेंट से क्या मुराद होता है कि किसी चीज को प्लेस करना, किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखना। तो प्लेसमेंट क्या होती है जी, जब हम प्लेसमेंट को हम कहते हैं, प्लेसमेंट इज एन एंट्री लेवल असेसमेंट। तो एंट्री लेवल असेसमेंट कैसे होगी, फॉर एग्जांपल आपने एमफिल एजुकेशन के अंदर जब एडमिशन लेना है,
तो आपका टेस्ट होगा, गेट टेस्ट होगा, आपका डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका डिपार्टमेंटल टेस्ट है या सब्जेक्ट टेस्ट है या जर्नल टेस्ट है, जर्नल एबिलिटी का टेस्ट है या आपका इंटरव्यू है, ये क्यों लिए जाते हैं भाई? ये इस वजह से लिए जाते हैं ताकि पता चल सके कि बच्चे जिस डिग्री के अंदर इनरोल होने जा रहे हैं उसकी बेसिक भावनाओं बच्चों के पास है या नहीं है, उसका बेसिक एप्टीट्यूड, उस डिग्री के बारे में बच्चों का बुनियादी इंटरेस्ट, उसके मुतालिक बच्चों की दिलचस्पी, बच्चों का रुझान उस डिग्री की तरफ है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो असेसमेंट करते हैं उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। तो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है? एंट्री लेवल असेसमेंट होती है एंड ऑलवेज डन बिफोर स्टार्टिंग द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो असेसमेंट की जाती है, जो प्री असेसमेंट होती है, जो प्री टेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। कि जिसकी बुनियाद पे हमने डिसीजन करना है, हाँ भी इन्हें दाखिला एमफिल एजुकेशन से मिलना भी है या नहीं मिलना। तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट असेसमेंट एंट्री लेवल टेस्ट है। आपने सिंपल ये याद रखना है, बिफोर इंस्ट्रक्शन, एक कीवर्ड याद रखना है, प्लेसमेंट असेसमेंट ऑलवेज डन बिफोर इंस्ट्रक्शन, के इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जो असेसमेंट की जाती है उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। एंट्री लेवल टेस्ट जिस तरह ई कैट होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एमडी कैट होता है, मेडिकल कॉलेजेस जो इंटर टेस्ट होते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इसी तरह हमारा गैट है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो है। तो ये जो सारे टेस्ट हैं ये सारे प्लेसमेंट टेस्ट की इकसाम है। इट डिटरमाइंस नॉलेज एंड स्किल्स ही और शी पोजेस which are necessary at the beginning of instruction, के पहले से बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी के बारे में क्या पता है, इसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो आपने कीवर्ड याद रखना है ये होता है जी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने के दौरान, मिसाल के तौर पे जो आप वीकली टेस्ट लेते हैं या आप जो मंथली टेस्ट ले रहे हैं बच्चों के, ये क्या होते हैं? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं तो जो मिड टर्म एग्जाम होता है, मिड टर्म एग्जाम भी फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का असल मकसद क्या होता है? कि बच्चों को ये चेक करना कि बच्चे सही ट्रैक पे जा रहे हैं, वो चीजों को सही तरीके से लर्न कर रहे हैं, उनको लर्निंग डिफिकल्टीज तो नहीं आ रहे। तो इस चीज को असेस करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। और ना सिर्फ बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनकी जो लर्निंग है वो सही जा रही है या नहीं जा रही, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, बल्कि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चों को इनकरेज किया जाता है, बच्चों की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाने की कोशिश की जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए। हमें वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट क्यों लेते हैं? इसी वजह से लेते हैं ना, ताकि बच्चों की हमें कारकर्दगी का पता चल सके कि ये साथ साथ पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगर नहीं पढ़ रहे, हम कोई और तरीका लगाएं, हम किसी और तरीके से इनको पढ़ाएं, कुछ और काम करें। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये भी होता है, बच्चों को इंकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और साथ साथ जो हमें तालीमी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उन तालीमी मसाइल का हल भी हम ढूंढ रहे होते हैं। हमें इंडिकेशन हो रही होती है भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चे फेस कर रहे हैं, और इन लर्निंग डिफिकल्टीज को हमें वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट या हमें जो सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम है या हम जो छुट्टियों के बाद दिसंबर टेस्ट लेते हैं या सेंड अप लेते हैं, उनसे हमें पता चल रहा होता है, हम बच्चों की वो गलतियां दूर करवा के उनको फाइनल एग्जाम में भेजते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एज नेम शोज, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है ये तशखीस करती है, किसी चीज की तशखीस करना, किसी चीज को डायग्नोज करना। अच्छा, समटाइम ये होता है कि अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट को लोग मिक्स कर जाते हैं। मिक्स कैसे करते हैं? फॉर्मेटिव भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है और डायग्नोस्टिक भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। फॉर्मेटिव भी बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर कर रही है, डायग्नोस्टिक भी बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर कर रही है। लेकिन इनमें बुनियादी फर्क क्या है? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में गलतियां मौके पे दूर हो जाती हैं, जिस तरह आपने एक्शन रिसर्च पढ़ा हुआ है अपने कोर्स के अंदर।
तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट बुनियादी फर्क क्या है, मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि हमने बच्चे का एक टेस्ट दिया, बच्चे ने गलती की, हमने वीकली टेस्ट लिया, पहला वीकली टेस्ट लिया, उसमें बच्चे ने गलती की, हमने बच्चे को उस गलती के बारे में समझाया, दूसरा वीकली टेस्ट लिया, बच्चे ने दोबारा वही गलती कर ली, हमने फिर बच्चे को समझाया, उस गलती को सही करने का तरीका बताया, तीसरा वीकली टेस्ट लिया, बच्चे ने फिर गलती कर ली, वही सेम गलती को वो रिपीट कर रहा है, सेम प्रॉब्लम उसको दोबारा फेस करनी पड़ रही है। हमने चौथी दफा बच्चे को समझाया, सेम उसने वो गलती रिपीट की, इवन 6 हफ्ते हो गए, 7 हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते हो गए, बच्चा वो गलती क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। तो यानी कि ऐसी गलतियां, ऐसी लर्निंग डिफिकल्टीज जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में कवर नहीं हो पा रही, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्लियर नहीं हो पा रही, जो जिनका हमें वो दुरुस्त बच्चे की गलतियां नहीं हो रही, वो तालीमी मसाइल, वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हल नहीं हो पा रहे, तो हम फिर क्या करते हैं, उनके लिए हम एक प्रॉपर रिसर्च इनिशिएट करते हैं, उनकी हम जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जड़ों तक कैसे पहुंचते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के जरिए। फिर हम उन जो वो वाली जो गलतियां हैं, वो अब लर्निंग डिफिकल्टीज नहीं रह गई, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं रह गई, वो परमानेंट प्रॉब्लम्स बन गई हैं, बच्चे के बिहेवियर का पार्ट बन गई हैं। वो जो लर्निंग डिफिकल्टीज है, वो अकेली लर्निंग डिफिकल्टीज नहीं रह गई, वो परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज बन गई हैं। तो ऐसी परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज जो फॉर्मेटिव असेसमेंट से दूर नहीं हो रही, फॉर्मेटिव असेसमेंट से वो लर्निंग डिफिकल्टीज रिमूव नहीं हो रही, एलिमिनेट नहीं हो रही, उनके हल के लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। अब ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन भी होती है और एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होती है, ये याद रखना है आपने। तो ये किसके लिए होती है, ये परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोज करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट काम क्या किया जाता है, परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज की रूट्स को देखा जाता है, उनकी जड़ों को ढूंढा जाता है कि असल वजूहात क्या है, एक्चुअल कॉजेज क्या हैं उन परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज की, और उन जो एक्चुअल कॉजेज हैं, उन कॉजेज के बाद हम क्या करते हैं, उन कॉजेज के बाद हम जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, उन लर्निंग डिफिकल्टीज को के लिए एक रेमेडियल प्लान भी देते हैं। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जो लर्निंग परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज है, उनकी एक्चुअल रूट्स तक पहुंचा जाता है, और रूट्स के बाद हम उनके लिए एक प्रॉपर रेमेडियल प्लान भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हाँ भी इसको हल करने का ये तरीका है, तो वो रेमेडियल प्लान भी फॉलो करवाया जाता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जो एक्सिलरी चीज एक ऐड हो रही है, दैट इज रेमेडियल प्लान, एक प्रॉपर प्लान दिया जाता है, जिस प्लान के तहत, एक स्पेसिफिक प्लान के तहत बच्चे की वो लर्निंग जो परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज है उनको रिमूव किया जाता है। तो ये फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में थोड़ा सा फर्क था। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या है, एट द एंड जो हम असेसमेंट करते हैं, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इनके प्लेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग एंड एट द एंड इंस्ट्रक्शन, और समेटिव असेसमेंट है जो फाइनल असेसमेंट, जिस तरह सेमेस्टर में फाइनल टर्म एग्जाम होते हैं, जो हमारे पक्के पेपर होते हैं, जो एनुअल एग्जाम होते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी समेटिव असेसमेंट होती है। तो समेटिव असेसमेंट में हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं बच्चे के बारे में डिसीजन मेकिंग। समेटिव असेसमेंट के रिजल्ट्स की बुनियाद पे हम बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं या उसको दोबारा उसी क्लास में फेल करके रख रहे हैं। Summative, it determines the extent to which objectives of instruction have been attained and used for assessing grades and marks and provide feedback to students. ये जो हम at the end of instruction जो assessment करते हैं, इसको हम summative assessment कहते हैं। तो ये तो थी हमारे पास टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट सेशन। अभी हमारा ये सेशन एक दफा खत्म होने वाला है, दोबारा लिंक को ज्वाइन करेंगे तो हमारा सेशन आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। जो ऑलरेडी शेयर्ड लिंक है उसी को क्लिक करना है, उसी से ज्वाइन करना है आपने। जी सादिया शरीफ, आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे।